हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बाइडन ने की इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात। ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू और बाइडन में हुई बात, तो वहीं इमरजेंसी G7 देशों की बैठक बुलाने को कहा गया है। जी हां दोस्तों, इमरजेंसी G7 देशों की बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही साथ बताएंगे तो वहीं ईरान के हमले से डरा इजराइल, मिसाइल प्रूफ घर में छिपे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, तो वहीं भारत ने भी इसके चलते बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारतीयों को बचाने के लिए तेल अवीव नहीं जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। ईरान और इजराइल की जंग में फंसे 22,000 भारतीय नागरिक। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी की सारी बड़ी खबरें, किस देश का क्या रिएक्शन है इन दोनों के बीच आक्रमण को लेकर, तो वहीं आपको बताएंगे। जहां मारा गया सरबजीत सिंह का हत्यारा, पाकिस्तान में हुई उसकी अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या। जी हाँ, बहुत बड़ा आतंकी मास्टरमाइंड था ये। तो वहीं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में होगी आपसी बड़ी टक्कर। चुनाव को लेकर सारी जानकारियां भी बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर बाइडन ने की इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात, तो वहीं G7 देशों की इमरजेंसी बैठक बुलाने को दिया गया ऑर्डर। बता दें, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक समन्वित जवाब करने को लेकर G7 देशों के नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाने की बात कही है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा है कि ईरान द्वारा दागे गए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल में से 99% से अधिक को मार गिराया गया। बाइडन ने कहा कि हमने लगभग सभी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने में इजराइल की मदद की। जो बाइडन ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करने के बाद कहा कि आज ईरान ने और यमन, सीरिया एवं इराक से उसके सहयोगियों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक अभूतपूर्व हवाई हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि हमला विशेष लक्ष्यों को निशाना बनाकर किया गया था। सीरिया में 1 अप्रैल को हवाई हमले में ईरानी वाणिज्य दूतावास में एक शीर्ष कमांडर सहित IRGC के 7 अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने बदला लेने का संकल्प लिया था। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान के हमले के बाद वार कैबिनेट की बैठक बुलाई और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन से बात की। तो वहीं आपको बता दें, ईरान के हमले से डरे दिखाई दिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मिसाइल प्रूफ घर में छिपे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा ड्रोन मिसाइल अटैक किए। ईरान हमले की बढ़ती चिंताओं के बीच कथित तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ रविवार यानी 14 अप्रैल को अमेरिकी अरबपति साइमन फालिक के मिसाइल प्रूफ आवास पर चले गए थे। इजरायली न्यूज चैनल वल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली पीएम ने साइमन फालिक के किलेनुमा घर में शनिवार की रात गुजारी, जहां कथित रूप से बंकर है। हारेद के एक पत्रकार ने सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार दंपति यरूशलेम के तलपीओट में स्थित साइमन फालिक के घर रहने के लिए आ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत ने इस पर क्या फैसला लिया है। दरअसल तेल अवीव नहीं जाएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। ईरान इजराइल संघर्ष के चलते लिया गया ये सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच भड़के इस संघर्ष के चलते विमानन सेक्टर में उथल पुथल मच गई है। कई एयरलाइंस ने एक दिन पहले ही जंग के खतरे के चलते ईरान के एयर स्पेस की बजाय लंबे रूट लेना शुरू कर दिया था। अब देश की बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल की वित्तीय राजधानी तेल अवीव के लिए उड़ान बंद कर दी है। ये फैसला शनिवार को भड़के संघर्ष के चलते लिया गया। एयर इंडिया ने पिछले महीने ही तेल अवीव के इस शहर के लिए उड़ान दोबारा शुरू की थी। ये उड़ान 7 अक्टूबर को हमास पर इजराइल के हमले के बाद से ही बंद था। अब इसको फिर से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, क्या इजराइल और ईरान से नागरिकों को बाहर निकालेगा अपना भारत ट्रैवल एडवाइजरी के बाद हेल्पलाइन नंबर भी भारत ने कर दिया जारी। जी हाँ, इजराइल और ईरान स्थित भारतीय दूतावासों ने ईरान के अप्रत्याशित मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अपने नागरिकों के लिए रविवार को नया महत्वपूर्ण परामर्श जारी करके उन्हें शांत चित्त रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की सलाह दी है। इसी के साथ अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए महत्वपूर्ण परामर्श में कहा कि क्षेत्र में हाल की घटनाओं के मद्देनजर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है और वो हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली प्राधिकारियों तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है। बाकी हेल्पलाइन नंबर दोस्तों हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो भी कोई इजराइल या ईरान में अपने आप को दिक्कत
दिक्कत में महसूस कर रहा है उनके लिए ये नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या इन भारतीय नागरिकों को भारत वापस भारत बुलाएगा भारत की सरकार या फिर उन्हीं देशों में रहने दिए जाएगा। तो आपको बता दे क्लियरली कि ना ही इजराइल के साथ भारत की दुश्मनी है, ना ही ईरान के साथ, दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। ऐसे में भारत जब चाहेगा इन दोनों देशों से अपने नागरिकों को निकाल करके भारत वापस ला सकता है। जी हाँ, बहरहाल भारत की मोदी सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय लगातार इन स्थितियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जब जरूरत लगेगी कि उनको वापस निकालना है तो बेहतरीन तरीके से उनको वापस निकाला जाएगा। बहरहाल क्या इस पर आप वाकई में मानते हैं कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। आपको बता दें ईरान और इजराइल की जंग में अब तक 22,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भारत क्या फैसला लेता है। तो वहीं आपको बता दें जयशंकर जी ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल संघर्ष से हालात चिंताजनक बने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने ईरान के विदेश मंत्री एच अमीरादुल्लाहियान से वार्ता की। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। जयशंकर जी ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री के साथ वार्ता में ईरानी नौसेना द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज MSC एरिज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की। इसके अलावा पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति के जरिए स्थिति को सामान्य करने के महत्व पर जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा करने पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों को तेहरान ने किया तलब। कहा दोहरा मानदंड न अपनाए। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि कल सुबह से ही ये हमला जारी और ऐसे में किस देश का क्या रिएक्शन आया वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर में थोड़ी देरी हो सकती है, कृपया करके खबर को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस से आप खबर को जरूर सुनिएगा। इजराइल पर जवाबी हमला ईरान ने शनिवार की देर रात में किया। ऐसे में ईरान ने जवाबी हमले पर आलोचना करने वाले कई देशों के राजदूतों को तलब करके पूछा है कि हमले में गैर जिम्मेदाराना रुख क्या रहा। तेहरान ने इन देशों से हमले की निंदा करने पर भी सवाल उठाए। ईरान के विदेश मंत्रालय में पश्चिमी यूरोप के निदेशक ने तीनों देशों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। दरअसल इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसी महीने उस रूसी ड्राफ्ट का भी विरोध किया था जिसमें सीरिया में ईरान के दूतावास परिसर पर इजराइल के हमले की निंदा की गई थी। इजराइल के हमले पर निंदा नहीं करने और ईरान की जवाबी कार्रवाई पर निंदा करने पर ईरान ने सख्त ऐतराज जताया है। ईरानी सेना ने रविवार को कहा है कि ईरान के दमिश्क कमर्शियल एम्बेसी में घातक हमले के जवाब में इजराइल पर उसके ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल हमले ने उसकी कार्रवाई के उद्देश्य को पूरा कर दिया है। ऐसे में इस संघर्ष को आगे जारी रखने की जरूरत नहीं लगती। ये भी चेतावनी दी है यदि और उकसाया गया तो ईरान बड़ा हमला कर सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें ईरान के हमले के बाद इजराइल का बड़ा ऑपरेशन बदला शुरू हुआ। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट को रातों रात उड़ा दिया। जी हाँ, ईरान के हवाई हमले को विफल करने के बाद इजराइल ने अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के एक महत्वपूर्ण हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का यह हथियार कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो गया है और लगातार अब इजराइल भी ईरान को छोड़ने वाला नहीं लग रहा। जी हाँ, क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें जहां पर लाहौर में सरबजीत के हत्यारे का हुआ दी एंड। अज्ञात हमलावर ने अमित तांबा को मारी गोली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी एवं आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के करीबी सहयोगी आमिर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया और उसे नाजुक हालत में एक अस्पताल लेकर जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। हमले के बाद करीब एक हफ्ते तक सिंह अचेत रहे थे। तांबा का जन्म 1979 में लाहौर में हुआ था। वो एक लश्कर तैयबा के संस्थापक का करीबी सहयोगी है। ऐसे में जिस प्रकार से अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या की है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि भारत के दुश्मन लगातार मारे जा रहे हैं। अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में इस खबर को और इस हत्या पर भी भारत की खुफिया एजेंसी RAW पर पाकिस्तान जरूर बेबुनियाद आरोप लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी भी हमले में भारत का आरोप लगा रहा है ताकि वो दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है और तरक्की पड़ोसी कभी देख नहीं सकता, चाहे वो पड़ोसी घर का पड़ोसी क्यों ना हो या फिर अपने देश का पड़ोसी क्यों ना हो, बात दोनों के लिए ही बराबर है। मानते कि नहीं आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें जहां अब आएगी मालदीव की अक्ल ठिकाने, वापस लौटा भारतीय सैनिकों का दूसरा बैच। जी हाँ, चीन की गोद में खेलने वाले मालदीव की अब अक्ल ठिकाने लगने जा रही है। दरअसल भारत के साथ द्विपक्षीय
भारतीय समझौते के तहत हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले भारतीय सैनिकों का दूसरा बैच 9 अप्रैल को मालदीव से रवाना हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने यह घोषणा की है। इस महीने के अंत में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों के लिए एक अभियान कार्यक्रम के दौरान मुइज़ू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने मुइज़ू के हवाले से कहा कि पहली टीम जा चुकी है। 9 अप्रैल को दूसरे प्लेटफॉर्म से भी सैनिक हटा लिए गए हैं। एडिशन.न्यूज पोर्टल ने मुइज़ू के हवाले से अपनी खबर में कहा, एक ही प्लेटफॉर्म बचा है। जैसा कि दोनों देशों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। बाकी भारतीय सैन्य कर्मियों को भी 10 मई से पहले वापस बुला लिया जाएगा, वे चले जाएंगे। इस देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर ना तो मालदीव रक्षा मंत्रालय और ना ही भारत ने कोई टिप्पणी की है। मालदीव सरकार के अनुसार 88 भारतीय सैनिक मालदीव में एक हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए तैनात थे। भारतीय सैनिकों का पहला समूह 11 मार्च को मालदीव से रवाना हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को चीन का काफी करीबी माना जाता है। उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद का चुनाव भी भारत के खिलाफ बयान देते हुए ही लड़ा था, आप सभी को याद होगा। वो इंडिया आउट के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। राष्ट्रपति बनते ही मुइज़ू ने अपना चीन प्रेम दिखाते हुए वहां की यात्रा की थी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए 20 मुद्दों पर अहम समझौते कर डाले थे। तो अब इधर भारत से लगातार बिगड़ते रिश्तों का असर मालदीव की इकोनॉमी पर भी पड़ने लगा है। वहां पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आने लगी है। इसी वजह से अब फिर से मालदीव भारतीय पर्यटकों को लुभाने की कोशिश में लग गया है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने कई बड़े भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करने की प्लानिंग की है ताकि वापस से भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो आपको बता दें कि अगर भारत के साथ मुइज़ू दुश्मनी दिखाएंगे तो लाख जोर लगा ले, एडी चोटी का जोर लगा ले मुइज़ू, भारतीय कभी भी मालदीव एज अ टूरिस्ट नहीं जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, भारतीयों में जितना देश प्रेम है उतना किसी देश के नागरिकों में उस देश के प्रति नहीं देखा गया है। ऐसे में मुइज़ू यहाँ पर जरूर फेल होंगे। क्या लगता है दोस्तों, आपको अपनी राय दीजिएगा और हम है देशभक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कनाडा में गोली मारकर भारतीय छात्र की कर दी गई हत्या। कार पर अज्ञात हमलावरों ने बरसाई गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, कनाडा में एक भारतीय छात्र की उसकी कार के अंदर गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। चिराग अंतिल जो कि 24 साल का था, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। मृतक युवक ने हाल ही में यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट हासिल किया था। घटना 12 अप्रैल रात्रि 11 बजे के आसपास की बताई गई है। जी हाँ, स्थानीय पुलिस का कहना है कि भारतीय छात्र की कनाडा के दक्षिण वैंकूवर में एक कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना उसके पड़ोसियों की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार इस पर कौन सा बड़ा एक्शन लेती है। निज्जर की मौत पर तो बवाल मचा दिया, लेकिन अब इस भारतीय की मौत पर देखना ये होगा कि कितनी टाइट है ट्रूडो की सरकार। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां आखिर ऐसा क्या है इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम जिसके आगे फेल हो गई ईरान की सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन। दरअसल ईरान ने इजराइल पर अपने पहले सीधे हमले में 200 मिसाइलें और ड्रोन दाग दी, उसके बाद 100 और मिसाइलें दागी। इजराइल में सायरन की आवाज ने लोगों की नींद तक तोड़ डाली। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और किलर ड्रोन दागे। ऐसे में इसके बावजूद इजराइल को ज्यादा नुकसान तक नहीं पहुंचा। दरअसल इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस है कि बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन इजराइल के आसमान में भी नहीं पहुंच पाए। इजराइल के एरो एरियल डिफेंस सिस्टम मिसाइलों का धाराशाही कर दिया। इजराइल के पास एरो डिफेंस सिस्टम के ऐसे तकनीक है जिसके दम पर वो बड़े से बड़े हमले को फेल करने की क्षमता रखता है। कह सकते हैं कि ये इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच है। यूं ही इजराइल किसी से भी लड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इजराइल को पता है कि उसका कोई जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके पास हर चीज का एक्सेप्टर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी देश के पास रिसेप्टर है तो इजराइल ने उसका कवच भी रखा हुआ है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इजराइल की तरह भारत भी पाकिस्तान चीन के मिसाइलों को कर सकता है धुआं धुआं। आखिर कैसे? दरअसल भारत भी अपने दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचने के लिए बड़ी तैयारी की हुई है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलता का भारत पर बड़ा प्रभाव है। भारत की मिसाइल रक्षा के कई प्रमुख घटक इजरायली मूल के हैं। ग्रीन पाइन रडार के वेरिएंट जो इजरायली एरो मिसाइलों के लिए दुश्मनों के मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं, उनका उपयोग भारत की अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जाता है। LRSAM और MRSAM संयुक्त भारत इजराइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कोलकाता और विवजाग्र श्रेणी के विध्वंसक जहाजों पर MFSTAR रडार इजरायली है। छोटी दूरी का स्पाइडर SAM सिस्टम भी इजरायली है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास भी वो पावर जो इजराइल के पास। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के मिसाइलों का भी जवाब भारत इसी तरीके से दे सकता है और भारत पर कुछ भी असर नहीं होने वाला इनके आक्रमण का। तो वही आपको बता दें, एक और वजह है इजराइल ईरान के युद्ध को लेकर जहां पर भारत टेंशन में है, और वो है तेल। जी हाँ, इजराइल
इजराइल ईरान टेंशन के बीच तेल के दाम में बढ़ने की है आशंका, युद्ध को लेकर चिंता में अपना भारत। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने का असर भारत में पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से ही आयात करता है, इसमें अरब देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। अगर तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भारत भी इसका असर पड़ेगा। वहीं तेल की कीमतें बढ़ने पर देश की विकास दर पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी फुटेज में नजर आए शूटर्स। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर रविवार तड़के हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। अब इस मामले में 2 हमलावरों की पहली तस्वीर सामने आई है। एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है तो वहीं दूसरा लाल टी शर्ट में दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज से यह तस्वीर हाथ लग पाई है। इस तस्वीर के आधार पर दोनों की सरगर्मी से तलाश तेज हो गई है। पुलिस दोनों को ढूंढने में जुटी हुई है। शूटर्स का लेकर महत्वपूर्ण सुराग सेंट्रल एजेंसियों के हाथ लगे हैं। तो वहीं आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली है सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी। ये पहली और आखिरी चेतावनी। आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है कि हम शांति चाहते हैं, अगर जुल्म के खिलाफ एकमात्र फैसला युद्ध है तो ऐसा ही होगा। सलमान खान, हमने आपको केवल एक ट्रेलर दिखाया है ताकि आप हमारी ताकत की भयावहता को समझे और इसका परीक्षण ना करें। ये पहला और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद सिर्फ घर के बाहर गोली नहीं चलेगी और हमारे पास दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम के कुत्ते हैं जिन्हें आप भगवान मानते हैं। ये ट्वीट में लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर बताते हैं, जहां मनोज तिवारी से होगी कन्हैया कुमार की टक्कर। कांग्रेस ने 10 और सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 नामों की 13वीं सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार दिया है। कांग्रेस ने 13वीं लिस्ट में कुल 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब की 6 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पंजाब के अमृतसर सीट पर गुरजीत सिंह औजला, जालंधर से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, भटिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, संगरूर से सुखपाल सिंह खैरा और पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट पर उज्जवल रेवती रमन सिंह पर भरोसा जताया गया है। जी हां, 37 वर्षीय कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। इस बार वे दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्हें 4 लाख से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए और 2023 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में शामिल किया गया। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी 2 बार से सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ क्या लगता है आपको, क्या मनोज तिवारी को कन्हैया लाल टक्कर दे पाएंगे या बिल्कुल भी नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। साथ ही साथ वही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान, देश को बांटने और तोड़ने का लगाया आरोप। जी हां, लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने और विरोधियों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर देश को बांटने और कमजोर करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। अब तो कांग्रेस देश से इतने घृणा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस ने देश की नफरत करने की सारी हदों को पार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे देती है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी जी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा, इतने सालों से जादूगर कहां छिपा था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी गिरा देते थे। उन्होंने खुद का महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी पीएम बना तो आग लग जाएगी। आग देश में लगी है, आग उनके दिल और दिमाग में लगी है। ये जलन मोदी के कारण नहीं है, 140 करोड़ लोगों के मोदी के प्रति जलन के कारण है। ये लोग 10 साल से ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे उनका सब कुछ लूट गया हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा कि मैं एक झटके में देश की गरीबी मिटा दूंगा। देश पूछ रहा है कि शाही जादूगर अभी तक छिपा कहां हुआ था, ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से। ऐसे दावे करते हैं कि इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। मोदी का अपना कोई सपना नहीं है, मोदी के लिए तो आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा भारत ही मेरा परिवार है। अब ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी मोदी सरकार
विपक्ष को जवाब दे पाएगा या फिर नहीं, जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि झटके इटली तक महसूस हो। जी हाँ, अमित शाह जी का सोनिया गांधी पर ये कहते हुए हमला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देगी और न ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। शाह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि इटली तक झटके महसूस किए जा सके। अमित शाह जी ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल देने को कहा ताकि अगले 3 वर्षों में राज्य में नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्ष के शासन काल में माओवादी हिंसा को खत्म कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक ये अब भी व्याप्त है। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को फिर एक बार बड़ी चेतावनी, कहा कानून से जो करेगा खिलवाड़ उसका राम नाम सत्य। जी हाँ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने देश को विकास के साथ साथ आस्था और सुशासन का भी मॉडल दिया। विकास और विरासत की इस जुगलबंदी से देश को दुनिया में विशिष्ट स्थान हासिल हुआ। योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसका राम राम सत्य है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने लालू परिवार पर बरसते हुए कहा यह परिवार चारा के साथ अब मटन और मछली भी खाता है। जी हाँ, जमुई में पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के मैदान में जनसभा को संबोधित कर जमुई लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी हमें रामविलास पासवान की याद है। मेरी ही अध्यक्षता में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि वो जब गले से लिपट जाते थे तो एक अलग ही एहसास होता था। उन्होंने कहा ये विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। आज रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी दे दिया है। चिराग पासवान साधारण युवा नहीं है, ये एनडीए के वैसे बल्लेबाज है जो जमकर रन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब जैसी टीम जरूरत होती है चिराग उतना रन बना देते हैं। जी हाँ, साथ ही लालू परिवार पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि क्या हो गया लालू परिवार को। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि लोग तो जानते थे कि लालू का परिवार चारा खाता है, लेकिन अब पता चला कि मटन और मछली भी खाता है, वो भी नवरात्रि और सावन में खाता है। तो ठीक है, लेकिन उसे दिखाता क्यों है। तो वहीं आपको बता दें, मायावती ने एक बार फिर से अलग राज्य का उठाया मुद्दा, कहा हमारी सरकार बनी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा एक अलग राज्य। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को विभाजित करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। रविवार को सहारनपुर से चुनावी सभा की शुरुआत करते हुए बसपा प्रमुख ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का वादा किया। अपनी पहली ही चुनावी सभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच भी बनाया जाएगा। जी हाँ, वैसे क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कभी बीएसपी केंद्र में आ पाएगी? लगता है आपको, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी 16 अप्रैल को रहेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, भाजपा की रैली को करेंगे संबोधित। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए 16 अप्रैल को राज्य के उत्तरी जिले दक्षिण दिनाजपुर के बालूर घाट का दौरा करने वाले हैं। मजूमदार ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 अप्रैल को लोगों को संबोधित करने के लिए बालूर घाट आ रहे हैं। ऐसे में कौन कौन बालूर घाट से इस समाचार को देख रहे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ फ्री मुफ्त में मिलेंगे ये सभी चीजें। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, मोदी जी ने बताया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आने वाले अगले 5 साल के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे और देश के नागरिकों को 5 साल के लिए क्या क्या फ्री में मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं मोदी जी ने मुफ्त बिजली योजना यानी फ्री बिजली योजना से लेकर फ्री अनाज स्कीम के तहत भी कई बड़े ऐलान किए। साथ ही स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ाने, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना और अन्य योजनाओं को लेकर भी घोषणा किया है। साथ ही 5 साल के लिए फ्री में मिलेगा राशन, 70 साल से ऊपर की उम्र के सभी बुजुर्गों को फ्री में मिलेगा इलाज और साथ में पाइपलाइन से रसोई गैस की सुविधा घर घर तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर भी दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों जाते जाते बता दें, रामनवमी पर खबर, राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की है गाइडलाइन। 15 से 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं। बदला दर्शन का समय। जी हाँ, रामलला के दरबार में आज से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि सोमवार से 4 दिनों तक वीआईपी दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जिन लोगों ने 15 से 18 अप्रैल के बीच के वीआईपी पास बनवाए हैं उनके पास भी निरस्त माने जाएंगे। जी हाँ, बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ
हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।